श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। आज के इस वीडियो में हम अपने दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को जानने वाले हैं, जो कि फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले वीडियो में हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था और जाना था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे एक कंपनी खुद इस्टेब्लिश करती है अपना काम करने के लिए, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि समय के साथ साथ खुद ब खुद बन जाता है। अब आज हम देखने वाले हैं कि फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इससे कि पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बस एक छोटा सा बात है जो कि बता देना चाहता हूं, वो ये है कि फंक्शनल एंड डिविजनल ये किस डिपार्टमेंट को हम लोग अपना मेन हेड बनाएंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपना काम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बांटना पड़ा तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, एंड हमें अगर अपने सामान के हिसाब से बांटना पड़ा डिपार्टमेंट्स को तो वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब ये और क्लियर होगा जब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है मीनिंग ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Functional organizational structure refers to the structure in which different departments are created on the basis of major functions performed in the organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत तरह तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, परचेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सब डिपार्टमेंट्स को जब हम अलग अलग कर देते हैं, मतलब एक फर्म में काम करने वाले जो भी लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया, जो लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको अलग डिपार्टमेंट दे दिया, जो परचेज में काम कर रहे हैं उनको एक परचेज डिपार्टमेंट दे दिया, जो सेल्स में काम कर रहे हैं उनको एक सेल्स वाला दे दिया, जो ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं उनको एक ट्रांसपोर्टेशन वाला दे दिया। तो जब हम काम के हिसाब से अपना डिपार्टमेंट्स बांटते हैं तो उस टाइप के डिपार्टमेंट को हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है, ईच डिपार्टमेंट हैज अ कोऑर्डिनेटेड हेड एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शंस. For example, a manufacturing concern will have marketing department, production department, purchase department, etc. आप मान के चलते हैं हमारा एक बिजनेस कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का सामान बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल फोन्स ले लेते हैं, तो मोबाइल फोन्स का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा और एक परचेज डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ यही तीन को लेके चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम अलग करके रख देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम लोग अलग करके रख देंगे, परचेज डिपार्टमेंट को हम लोग अलग करके रख देंगे। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा उसमें सिर्फ प्रोडक्शन से मिला जुला काम होगा। फिर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा उसमें सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड काम होगा, एंड जो परचेज डिपार्टमेंट होगा उसमें सिर्फ खरीदारी से रिलेटेड काम होगा। तो जब हम अपने काम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बांटते हैं, जैसे खरीदना हो गया, उसको बनाना हो गया, उसका मार्केटिंग हो गया, उसको बेचना हो गया, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द डिपार्टमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क डन इन द बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म में क्या क्या काम हो रहा है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट्स बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसमें जो लोग प्रोडक्शन का काम करेंगे उनको एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दो, उनको एक अलग रूम में दे दो। फिर जो लोग मार्केटिंग का काम करेंगे उन लोगों को एक अलग रूम में दे दो, उन लोगों को मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे दो। फिर जो परचेज में काम करेंगे वो लोगों को परचेज डिपार्टमेंट में दे दो, वो लोगों को एक अलग रूम दे दो। तो ये जो हम हर एक को उसके काम के हिसाब से रूम में बांट दे रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये और क्लियर होगा जब हम लोग डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम फीचर्स जान लेते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या होते हैं। सो द फीचर्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज. The whole task of the organization is divided into different functions. ये हम जानते हैं कि एक बिजनेस फर्म में प्रोडक्शन भी होना होगा, मार्केटिंग भी होना होगा और परचेज भी होना होगा, लेकिन ये सारे काम मिलके कोई एक आदमी या फिर कोई एक ग्रुप नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स चाहिए। तो इसमें होता क्या कि जो टोटल काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में। अगर ये सब नहीं होते तो सब काम
अगर एक ही डिपार्टमेंट में होता तो वो काम अच्छे से नहीं होता या फिर होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग का काम, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज का काम, तो इसकी वजह से जो है ये काम को इक्वली डिवाइड कर देता है। द वर्क गेट्स डिवाइडेड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ मार्केटिंग का काम होगा, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज का काम होगा, एंड ये सब मिलके टोटल बिजनेस फर्म का काम करेंगे। सो द टोटल टास्क विच इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस फर्म दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। फिर है ईच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट। हर एक फंक्शन जो है वो स्पेशलिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी एक स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी एक स्पेशलिस्ट होता है जो कि मार्केटिंग में एक्सेल करता है, फिर परचेज डिपार्टमेंट का भी एक स्पेशलिस्ट होता है जो कि उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होता है। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही हर फंक्शन का काम किया जाता है। द फंक्शन हेड इज इन चार्ज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज फंक्शन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो फंक्शन हेड होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट रैंक होल्डर होगा। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हेड होगा। एंड सिमिलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट में भी यही आता है। तो वो जो फंक्शनल हेड होता है वो उन एक्टिविटीज का इंचार्ज होता है अपने फंक्शन में जो कि होल ऑर्गेनाइजेशन पे होती है। जो होल ऑर्गेनाइजेशन का जो परचेज का काम है वो एक परचेजिंग मैनेजर के अंदर में होगा। फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन का काम है वो एक प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर में होगा। तो एक जो हेड होता है किसी भी डिपार्टमेंट का वो अपने डिपार्टमेंट में हो रहे सभी कामों का इंचार्ज होता है। फिर इसके बाद आता है फंक्शनल हेड्स ऑपरेट विथ कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस। अब इसमें जो है उन हेड्स को इंडिपेंडेंस होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो लोग अपना काम इंडिपेंडेंस के साथ कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपना काम इंडिपेंडेंस के साथ कर सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपना काम इंडिपेंडेंस के साथ कर सकता है। परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपना काम आराम से कर सकता है। तो उसे किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं पड़ता। इट नीड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस के हिसाब से हम लोग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के मेरिट्स भी कुछ कुछ होते होंगे। सो द मेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। पहला स्पेशलाइजेशन। अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द सेम जॉब विद इन अ डिपार्टमेंट रेगुलरली, thus this improves the performance of the employees and leads to specialization of the organization। अब इसमें होता क्या है कि एक आदमी जो कि एक बिजनेस फर्म का एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो उसी डिपार्टमेंट में बार बार काम करता रहता है, रेगुलरली काम करता रहता है। ही वर्क्स इन दैट डिपार्टमेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो रेगुलर बेसिस पे उस पे जो है काम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो रोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम करता है। जो मैनेजर है परचेज डिपार्टमेंट का वो रोज परचेज डिपार्टमेंट का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि उसे स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाती है, वो माहिर हो जाता है अपने काम में। तो ये जो स्पेशलाइजेशन जो कि उसे मिल जाती है दैट इज ऑफ अ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द रीजन व्हाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो भी आदमी एक डिपार्टमेंट में काम करता है वो उसी डिपार्टमेंट में बार बार काम करने की वजह से माहिर हो जाता है अपने काम में। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। सिंस द वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर जॉब इट बिकम्स वेरी इजी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो सब एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसा काम करते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो एक ही जैसा काम करेंगे, वो सब प्रोडक्शन का काम करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट में सब परचेज का काम करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में सब सेल्स का काम करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी लोग जो कि एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाएगा। अब अगर ऐसा होता कि ऐसा डिपार्टमेंट्स होते ही नहीं, प्रोडक्शन भी एक ही आदमी करता फिर वो कभी कभार परचेज कर लेता तो उससे बहुत झमेला होता, उससे कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं बैठता। लेकिन क्योंकि इसमें सब आदमी एक ही टाइप का काम करते हैं तो उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है आपस में, वो अच्छे से बैठ पाता है। फिर इसके बाद आता है इंक्रीजिंग मैनेजेरियल एफिशिएंसी। फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दस लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। हम जानते हैं कि एक ही काम को अगर हम बार बार करते रहे तो उससे हम एफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये जो एफिशिएंसी जो कि हमें गेन होती है, द एफिशिएंसी व्हिच वी गेन, वो हमारा मैनेजेरियल ऑपरेशन मतलब एक मैनेजर का जो काम होता है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है और उससे जो है प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं। मतलब हम और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिकल। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देयर बाय लीडिंग टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मिनिमम कॉस्ट।
अब ये एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। जो प्रोडक्शन का काम है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में ही होगा, वो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं होगा। जो परचेज का काम है वो परचेज के अंदर में ही होगा, वो सेल्स के अंदर में नहीं होगा। तो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है काम का। तो जब डुप्लीकेशन होगा नहीं तो ये एक सस्ता प्रोसेस पड़ेगा, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें फालतू का पैसा खर्च होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो काम है ये इकोनॉमिकल है, ये पैसों की बचत करता है। फिर इसके बाद आता है इफेक्टिव ट्रेनिंग। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज इज इजी सिंस फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। इसमें एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स ही होते हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको प्रोडक्शन का स्किल्स होना चाहिए, जो परचेज में काम कर रहा है उसको परचेज का स्किल्स, एंड जो सेल्स में काम कर रहा है उसको सेल्स का स्किल्स होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये एक इफेक्टिव ट्रेनिंग दे पाते हैं अपने मैनेजर्स को। उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो एक जैसा काम करते हैं, दे डू अ सिमिलर टाइप ऑफ जॉब। सो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्टिव ट्रेनिंग यहाँ पे हो पाता है। इसके बाद आता है डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कि अब डीमेरिट्स क्या क्या है। सो द डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हिंड्रेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर मोर एम्फोसाइसिस इज गिवन ऑन अचीविंग ऑफ डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स rather than the overall organizational objectives. Such a practice leads to functional empires and places hindrances in the interaction between two or more departments. तो इसमें होता क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के ग्रोथ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में। मतलब वो अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करवाने के ऊपर जोर देते हैं एंड टोटल बिजनेस के ग्रोथ में कम जोर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करेगा। तो इससे जो है भले ही डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से हो जाए, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो तो ठीक तरीके से नहीं अचीव हो पाएगा। तो दैट इज द रीजन ये एक डिमेरिट की तरह सामने आता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स उतने अच्छे से अचीव नहीं हो पाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल गोल्स अचीव हो सकते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव नहीं होगा सो हाउ कैन दिस बी ऑफ एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद आता है इनएफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब भले ही एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंडिपेंडेंट काम करता हो, लेकिन उन दोनों को जो है थोड़ा बहुत मिलजुल के काम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को परचेज डिपार्टमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट को ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट का ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान में रखने के लिए उन्हें जो है अपने बीच में एक कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, अपने बीच में एक तालमेल रखना पड़ेगा। एंड ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल रखना, एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इस डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल रखना, उस डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल रखना, ये मुश्किल हो जाता है। दिस इज ऑफ अ वेरी टफ जॉब कि इस दोनों के बीच में डिपार्टमेंटल रखा जाए। इट इज अ वेरी टफ जॉब। सो दैट इज द रीजन ये जो इनइफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव नहीं ही करने देता है, लेकिन साथ साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश नहीं होने देता है। तो देखिए बात ये है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव हो पाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव उतना नहीं हो पाते हैं। दैट इज द रीजन इन सबको एक डीमेरिट की तरह लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। समटाइम्स interests of two or more departments may not be compatible. In such a situation, it leads to conflicts among different departments. अब हो ही सकता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने कुछ अलग सोचा है एंड परचेज डिपार्टमेंट ने कुछ अलग सोचा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लान अलग है, परचेज डिपार्टमेंट का प्लान अलग है। तो जब दोनों का प्लान्स अलग अलग होगा तो उस केस में दोनों का ज्यादा चांसेस है आपस में झगड़ा होने का। देयर इज मैक्सिमम चांसेस ऑफ दोज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो कि हो रहा है दिस इज वेरी डिसएडवांटेजियस टू द फर्म। फिर इसके बाद आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज डेवलप अ नैरो आउटलुक एंड फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग अदर जॉब्स। अब इसमें होता क्या है कि एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब एक ही टाइप का काम करते हैं।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सब प्रोडक्शन का काम करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में सब परचेज का काम करते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर उसमें कोई दूसरा आदमी उनसे अच्छा परफॉर्म करता है तो एक जेलिसी जैसी आने लग जाती है, वो स्पिरिट नहीं रहता है जिसके साथ काम करना चाहिए। वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो लोग हमेशा उसको बुरा भला कहते रहते हैं। तो दैट इज द रीजन ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है कि एक डिपार्टमेंट में सभी लोग एक जैसे काम कर रहे हैं। मतलब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर 5 एम्प्लॉइज हैं, उनमें से एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन बाकी के 4 एम्प्लॉइज उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है। सो दैट इज द रीजन ये एक डीमेरिट की तरह सामने आता है। इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये मैं छोटा सा बोल रहा हूँ। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन तब होता है जब एक कंपनी बहुत ज्यादा सामान बनाती है एंड उस टाइम पे वो हर एक सामान के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के रखती है। इसको और आगे समझेंगे। सो डिवाइडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय देम इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को उनके द्वारा किए गए फंक्शंस के ऊपर नहीं बल्कि उनके द्वारा बनाए गए सामान के ऊपर बांट देते हैं, व्हेन वी डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म बट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ गुड्स दे परफॉर्म, तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है दैट इज नोन एज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या ये पहले समझ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डिवाइज्ड बाय द बिजनेस फर्म्स व्हेन दे आर डीलिंग इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। इन डिविजनल स्ट्रक्चर द वेरियस डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द एंटरप्राइज। इन ईच डिपार्टमेंट और डिविजन डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, सेल्स एटसेट्रा आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं एप्पल। अब एप्पल क्या क्या बनाती है? मैकबुक बनाती है, आईफोन बनाती है एंड आईपॉड बनाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। तो अब अगर वो सब में एक ही मैनेजर को रखे जो कि सबका प्रोडक्शन संभालेगा, फॉर एग्जांपल आईपॉड का भी जो प्रोडक्शन मैनेजर है, आईफोन का भी वही है एंड मैकबुक का भी वही है, तो इसमें ज्यादा चांसेस है काम खराब होने के। ऑन दी अदर हैंड अगर परचेज का भी एक ही मैनेजर होगा तो उसमें भी ज्यादा, क्योंकि एक आदमी एक डिपार्टमेंट में ज्यादा एक्सेल कर पाता है, वो एक से ज्यादा काम में उतना एक्सेल नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से क्या करेगी एप्पल कंपनी कि वो हर एक सामान के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देगी। मतलब वो अपने आईपॉड के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाएगी जिसमें परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। फिर वो मैकबुक के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएगी जिसके अंदर में परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा। एंड इसके साथ वो आईफोन के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएगी जिसमें भी परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि बन रहा है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपनी है जो कि फुटवेयर बनाती है, यूटेंसिल्स बनाती है, प्लास्टिक बनाती है। तो अब अगर वो सबके लिए एक ही परचेज डिपार्टमेंट रखे, सबके लिए एक ही मैनेजर रखे, तो उसको ज्यादा मुश्किल होगा काम करने में। तो अब वो क्या करती है, वो फुटवेयर को एक अलग डिपार्टमेंट दे देगी, उसके अंदर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस होगा। वो यूटेंसिल्स को एक अलग डिपार्टमेंट दे देगी, उसके अंदर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस होगा। वो प्लास्टिक को एक अलग डिपार्टमेंट दे देगी, उसके अंदर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस होगा। तो जब हर एक टाइप के गुड्स के अंदर में एक ही टाइप के डिपार्टमेंट्स हो, तो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये तब यूज होता है जब एक ही फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा सामान बनाती है, मतलब मैक्सिमम सामान का, जब एक से ज्यादा सामान का जब प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन दैट केस इट इज यूज्ड। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिविजनल स्ट्रक्चर। एंड अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें एक ही टाइप का सामान बनता है, तो इसीलिए उसमें हर एक सामान का अलग डिपार्टमेंट रहता है। एंड इसमें बहुत सारे सामान बनते हैं तो इसमें सब सामान के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसमें उसको एक ब्रॉड सेंस में दिखाया गया है। इसमें उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए भी दिखाया गया। फॉर एग्जांपल फुटवेयर्स के लिए भी एक अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फिर यूटेंसिल्स के लिए भी एक अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर है, प्लास्टिक के लिए भी एक अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर से ही मिलकर बनता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो पहला है इट कंसिस्ट्स ऑफ पैरेलल डिविजन्स। दीज डिविजन्स फर्दर कंटेन अदर डिपार्टमेंट्स। इसमें पैरेलल डिविजन्स होते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के साथ दूसरा डिपार्टमेंट होता है, फुटवेयर डिपार्टमेंट के साथ यूटेंसिल्स डिपार्टमेंट है, उसके साथ प्लास्टिक डिपार्टमेंट है। ईच यूनिट इज इक्विप्ड विथ इट्स ओन रिसोर्सेज टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। हर एक यूनिट के पास अपना अलग रिसोर्सेज होता है। फुटवेयर के पास अपना एक परचेज के लिए अलग रिसोर्सेज, प्रोडक्शन के लिए अलग रिसोर्सेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए अलग रिसोर्सेज होने वाला है। यूटेंसिल्स के पास परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए अलग से रिसोर्सेज होने वाला है। प्लास्टिक में परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए अलग से रिसोर्सेज होने वाले हैं। सो दिस इज द रीजन। इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास अपना खुद का रिसोर्सेज होता है अपना काम करने के लिए। इट इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि हम जानते हैं कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही एक और बड़ा रूप है। दिस इज अ मोर ब्रॉड सेंस ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये एक ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद आता है ईच यूनिट फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर यूनिट। इसमें हर एक यूनिट इंडिपेंडेंट होता है दूसरे यूनिट से। फुटवेयर डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं यूटेंसिल्स डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, यूटेंसिल्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि प्लास्टिक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शंस, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं दूसरे के हिसाब से। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि दूसरा क्या काम कर रहा है, उन्हें सिर्फ अपने काम से ही मतलब रहता है। इसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, हैंडलिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट लाइन एनहांसेस वेरियस स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दस मेक्स हिम वर्दी ऑफ प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर लेवल। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर में ही सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो एक मैनेजर जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, उसे हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज मिलता है। उसे एक जूता का प्रोडक्शन से लेके, फाइनेंस से लेके, मार्केटिंग से लेके, सेल्स, हर किसी का नॉलेज उसके पास रहता है। तो इससे जो है उसका स्किल्स इंप्रूव होता है। मैं अगर एक जूता डिपार्टमेंट का हेड हूं तो मुझे जो है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, इन सब का नॉलेज होगा। तो इसकी वजह से जो है ये मेरे स्किल्स को इंप्रूव करेगा। दिस विल इंप्रूव माई स्किल्स। इसके बाद आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। ईच डिवीजन एक्ट्स एज एन ऑटोनोमस यूनिट, हेंस डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें हर एक स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोनोमस की तरह काम करता है, मतलब वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसे कुछ मतलब नहीं है कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। इट इज इंडिपेंडेंट। सो ईच डिवीजन एक्ट्स एज एन ऑटोनोमस यूनिट, हेंस डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। इसमें डिसीजंस आसानी से लिए जा सकते हैं। मान के चलते हैं जब एक ही टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर एक सामान जो कि बन रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोग बुक्स लेके चलते हैं, तो जब तक बुक्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम खत्म नहीं कर लेता तब तक वो उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट्स तो सामान के ऊपर बने हुए हैं। जूता का जो डिपार्टमेंट है कपड़ा का डिपार्टमेंट से या फिर बर्तन का डिपार्टमेंट से अलग है। तो बर्तन का डिपार्टमेंट या फिर जूता का डिपार्टमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि दूसरा क्या काम कर रहा है। लेकिन इसमें जो डिपार्टमेंट थे उसको फर्क पड़ रहा था। उसको फर्क पड़ रहा था कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब अपना काम करेगा कि मैं अपना काम कर सकूं। सो दैट इज द रीजन। इसमें इंडिपेंडेंस होता है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर में सब काम के लिए जल्दी से जल्दी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आता है इजी एक्सपेंशन। अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर न्यू डिविजन्स कैन बी इजीली एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द वर्क ऑफ अदर डिविजन्स, दस इट्स फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। अब इसमें अगर हमें अपना दूसरा डिपार्टमेंट जोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जो कंपनी थी वो जो कि जूता, कपड़ा, यूटेंसिल्स बना रही थी, अब अगर उसे इलेक्ट्रिक का भी सामान बनाना है तो वो एक अलग से डिपार्टमेंट जोड़ ही सकती है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर में क्या इफेक्ट डालने वाला है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो पाता है, ईजी एक्सपेंशन होता है कंपनी का। फिर है एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन। इट फोकसेस इंडिविजुअल अटेंशन इन ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन विच फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें हर एक का जो इंटरेस्ट होता है वो एक प्रोडक्ट के लाइन के ऊपर में होता है। उसे दूसरे प्रोडक्ट के लाइन के ऊपर में अपना इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपना ही डिपार्टमेंट के ऊपर में देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो जूता का डिपार्टमेंट होगा वो सिर्फ जूता का डिपार्टमेंट के ऊपर ही काम करेगा।
तो इससे जो है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन हो पाता है बिजनेस फर्म का। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी, इज मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज, डिसीजन मेकिंग इज फास्टर एंड इफेक्टिव एज ईच डिवीजन फंक्शंस एज अ सेमी ऑटोनोमस यूनिट, इट प्रमोट्स इनिशिएटिव। अब ये एक फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी डिसीजंस लिया जा सकता है, तो ये समय के साथ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जूते का है एंड उसे जो है जूते का परचेजिंग मैनेजर से बात करना, तो वो आराम से बात कर सकता है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर में है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगर समय के साथ कोई चेंज बहुत जल्दी लेना हुआ तो वो हम लोग इसमें ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है डीमेरिट्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डीमेरिट्स क्या क्या हैं? तो पहला है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन ऑल डिविजन्स लीड्स टू द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। अब देखिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें लगभग में काम तो एक ही जैसा होता है। जूता का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें भी काम जैसा होता होगा, एक यूटेंसिल का भी डिपार्टमेंट में वही काम होता होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि खर्चा बढ़ जाता है। दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, ये एक महंगा प्रोसेस है। सो दिस इज द रीजन ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है। अगर ऐसा होता कि दोनों का मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ही होता तो उसमें खर्चा कम पड़ सकता था, बट क्योंकि दोनों का मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग अलग है तो उससे जो है खर्चा ज्यादा हो गया है। फिर इसके बाद आता है कन्फ्लिक्ट, देयर मे बी कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट डिविजन्स ओवर एलोकेशन ऑफ फंड्स, फर्दर द डिविजन्स में ऑल्सो ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स। अब इसमें झगड़ा हो सकता है एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल वो जो बिजनेस फर्म है उसका बर्तन में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो बर्तन में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इस टाइम पे जो जूता बना रहा है वो बोल ही सकता है कि आप बर्तन में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जूते पे क्यों नहीं इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बोल ही सकता है। तो इसकी वजह से झगड़ा हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि इसमें हर एक डिपार्टमेंट चाहता है कि उसका डिपार्टमेंट का सेल्स मैक्सिमम हो जाए। जूता वाला चाहेगा कि जूते के मैक्सिमम सेल्स हो जाए, कपड़ा वाला चाहेगा कि कपड़े के मैक्सिमम सेल्स हो जाए, जो बर्तन वाला होगा वो चाहेगा बर्तन के मैक्सिमम सेल्स हो जाए। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में ध्यान ज़्यादा देते हैं और दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन पे उतना ध्यान नहीं है। मतलब उन्हें सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करने से मतलब है, दूसरे का डिपार्टमेंट से मतलब नहीं। और वो कभी कभी क्या करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट के ग्रोथ के लिए दूसरे डिपार्टमेंट की ग्रोथ को भी लटका के रख देती हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है। फिर इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, सिंस द मैनेजर्स हैव अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज विद इन देयर रेस्पेक्टिव डिविजन्स, दे मे gain tremendous power, focus on their goals alone and ignore all else including even organizational interest। अब इसमें जो जूता डिपार्टमेंट का हेड होगा वो जूता डिपार्टमेंट के अंदर में होने वाले सभी टाइप के काम का भी हेड होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो बिजनेस का ग्रोथ है वो बिजनेस के ग्रोथ से ज्यादा अपने ग्रोथ के ऊपर में ध्यान देगा। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स उतना अच्छे से अचीव नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें सब अपने डिपार्टमेंट के ग्रोथ के ऊपर लग जाते हैं। सब चाहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का ग्रोथ हो, लेकिन क्या असली में ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के ऊपर में कोई ध्यान देता है? बहुत कम। सो दिस इज द रीजन दिस इमर्जेस एज अ डिसएडवांटेज। फिर इसके बाद आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, देयर मे बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी व्हेन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट एडिक्वेट। अब जब एडिक्वेट नहीं है उतना लेकिन तब भी लोग काम पे आ रहे हैं तो इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर एक जूता का डिपार्टमेंट है एंड एक यूटेंसिल का डिपार्टमेंट है तो जूता का डिपार्टमेंट का भी मार्केट में कम डिमांड है लेकिन फिर भी जूता के डिपार्टमेंट के लोगों को काम पर तो देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो प्लांट का कैपेसिटी था जो कि उसके साथ वो काम कर रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि मार्केट के जो चेंजेस होते हैं ये उसके साथ साथ कभी कभार ठीक भी बैठ जाता है एंड कभी कभार नहीं ठीक बैठता है। स्पेशली जब डिमांड लो होता है तो उस टाइम ये ठीक से नहीं बैठ पाता। सो दिस इज द रीजन ये एक डिसएडवांटेज की तरह सामने आता है। एंड इसके बाद है लास्ट टॉपिक जो कि है डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट है ईच मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में फंक्शन के ऊपर डिपार्टमेंट्स बांटे जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से डिविजन्स बांटे जाते हैं, जैसे जूता का डिपार्टमेंट, यूटेंसिल का डिपार्टमेंट, कपड़ा का डिपार्टमेंट। फिर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है क्योंकि उसमें चीजें रिपीट नहीं होती है। जैसा कि हमने अपने डिविजनल स्ट्रक्चर में देखा कि सब में जो मार्केटिंग का काम हो रहा है वो बहुत हद तक एक जैसा है तो इससे खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या है वो खर्चा कम होता है। नाउ एक्सपेंसिव
एज इट इन्वॉल्व्स द रिपीटेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिविजनल स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है क्योंकि उसमें एक ही काम बार बार होता है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका काम जो कि जूता में हो रहा है वही थोड़ा बहुत इसमें भी रिपीट हो जाता है, तो इससे जो है खर्चा ज्यादा हो जाता है। जो मार्केटिंग का काम है वो थोड़ा बहुत सब में रिपीट होता है, तो इससे भी खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्रोप्रिएट है, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट है। जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े होते हैं ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है। फिर जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है वो एक ही डिपार्टमेंट के ऊपर में नहीं फिक्स किया जा सकता। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वही सब प्रॉफिट ला देगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे के काम के बिना अधूरा है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है उसे सिर्फ हम एक ही सोर्स से नहीं निकाल सकते हैं, उसे जब सब सोर्स मिल के निकालेंगे तो ही उसका कुछ हमें लाभ हो पाएगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो कि डिविजनल स्ट्रक्चर में है वो किसी एक पे हो सकता है। वी कैन डू दैट ऑन वन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये हम खुद देखते हैं कि जैसे एप्पल कंपनी है तो उसको आईफोन से ज्यादा प्रॉफिट होता है, मैकबुक से कम प्रॉफिट होता है, तो उसका जो आईफोन डिपार्टमेंट है वो ज्यादा उसको पैसा देता है, तो उससे उसका ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। फिर इसके बाद होता है हैज लेस ऑटोनोमस ऑफ ऑपरेशंस। फंक्शनल डिपार्टमेंट में ऑटोनोमस मतलब उतना ज्यादा ऑटोनोमस मतलब एक आजादी के साथ काम नहीं किया जा सकता है। आजादी होती है लेकिन डिविजनल के हिसाब से कम होती है, जबकि डिविजनल में क्या है कि ऑटोनोमस ऑफ ऑपरेशंस करने की जो आज़ादी होती है वो ज़्यादा होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है कि इसका कंट्रोल सिंपल है, द कंट्रोल इज सिंपल फंक्शनल स्ट्रक्चर में। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है कि कंट्रोल जो है वो डिफिकल्ट है, कंट्रोल करना डिविजनल स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आइए डिविजनल एंड फंक्शनल का एक रिवीजन मार लेते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके ऊपर में फंक्शंस के हिसाब से हम लोग डिपार्टमेंट्स बांटते हैं, एंड डिविजनल स्ट्रक्चर वो डिपार्टमेंट्स होता है जिसमें कि हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बांटते हैं। फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो अलग अलग काम है उनके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस। एंड डिविजनल डिपार्टमेंट में सामान के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे जूता, यूटेंसिल्स एंड कपड़ा। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।